हाय एवरीवन। सो ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो एक क्विक इंट्रोडक्शन फिर से दे देती हूँ। इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है? एक टाइप का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही है, बस इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड होती है जिसमें हमारा जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x1 x2, यहाँ पे दो डिसीजन वेरिएबल है, तो उसमें जो कंडीशन क्या रहती है वो हमें बोल देते हैं कि जो x1 और x2 है वो हमारा इंटीजर है। और एलपीपी जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें ये कंडीशन नहीं था, उसमें बस हमारा x1 x2 ग्रेटर देन 0 बोल के यहाँ तक छोड़ देते थे। आईपीपी में ये बस एक्स्ट्रा कंडीशन बोलते हैं कि x1 x2 को इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब जो हम लोग सॉल्यूशन निकाल करके लाएंगे वो हमारा इंटीजर सॉल्यूशन होना चाहिए। सो आईपीपी के प्रॉब्लम को हम लोग अपनी पिछली की वीडियोस में भी डिस्कस किए थे, बट वहां पे जो हम लोगों ने अपना मेथड यूज किया था सॉल्व करने के लिए वो था हमारा गुमोरिस कटिंग प्लेन मेथड। आज जो हम लोग मेथड यूज करेंगे वो है हमारा ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड। सो इस क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे ना, ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड में पहले तो ये जो कंडीशन है हमारे पास कि x1 x2 हमारे इंटीजर, इसको इग्नोर करेंगे एंड इसको सिंप्लेक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। जिन लोगों को पता है सिंप्लेक्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व करना है, सो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप लोग ये जो है यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं इसको आप लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कीजिए। एंड जिन लोगों को अभी रिवीजन की जरूरत है सिंप्लेक्स मेथड में वो यहाँ पे आगे इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ। सबसे पहले इंटीजर कंडीशन को इग्नोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम लोग को इस तरीके से लिखना है। मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में है तो इसको हम लोग सिंपल लिख देंगे। अगर मिनिमाइजेशन के फॉर्म में रहता तो हम लोग उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते। तो बेसिकली जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड है हमारे पास सब्जेक्ट टू। कंस्ट्रेंट में हमारे पास दोनों कंस्ट्रेंट में लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर लेस देन इक्वल टू का सिंबल रहता है तो हम लोग एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड किया एंड इक्वल टू का सिंबल देके जो 7 है उस तरीके से लिख दिया जाएगा। एंड यहाँ पे सेकंड वाले कंस्ट्रेंट के लिए भी हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे एक s2 को ऐड करेंगे एंड इक्वल टू 15। अब जो भी हमारे पास वेरिएबल है जैसे कि x1 x2 s1 और s2, ये क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे बोल देंगे। अब जो हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल ऐड किया है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे 0 कॉस्ट के साथ। सो यहाँ पे 0 s1 एंड 0 s2। अब ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। सो यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स बनाने का स्टेप होता था उसको हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड जो होता है वो काफी लंबा हम लोगों का चलने वाला है यहाँ पे। तो वो सारी चीजें जो है जो कि एकदम नेसेसरी नहीं है उन सब चीजों को स्किप करेंगे। तो इस तरीके से टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं CJ, इधर पे हमारे पास होता है CB, ये होता है बेसिस, ये हम लोग का होता है XB, और ये जो सारे वेरिएबल्स है जैसे कि x1 x2 और s1 s2 इसको यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ZJ माइनस CJ। सो हम लोग अपना टेबल कुछ इस तरीके से पहले भी बनाते थे, अभी भी उसी तरीके से बनाएंगे। बेसिस में हमारे पास क्या आते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमारा क्या है s1 और s2, क्योंकि ये हमारा स्लैक वेरिएबल है जिसको हमने न्यू इंट्रोड्यूस कराया। अगर x1 x2 की वैल्यू 0 होती है तो s1 की वैल्यू 7 एंड s2 की वैल्यू 15, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिस वेरिएबल में s1 एंड s2 हमारे पास होता है क्योंकि ये हमारा स्लैक वेरिएबल है। यहाँ पे CJ की वैल्यू में हमारे पास ये लिखेंगे ऊपर से देख के 1 4 0 0। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास कॉस्ट दी हुई है। XB को हम लोग यहाँ से राइट हैंड साइड में जो कंस्ट्रेंट की वैल्यू होती है वहां से लिखते हैं 7 एंड 15, ये दोनों। एंड CB जो होता है यहाँ से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे S1 है तो S1 की कॉस्ट है 0 एंड S2 की कॉस्ट है 0। और ये वैल्यू जो है हम लोग अपना यहाँ कॉन्स्टेंट से देख के लिखते हैं। तो x1 के लिए है 2, x2 के लिए है 4, ये 1 है और ये 0 है। सिमिलरली सेकेंड में 5 3 0, s1 0 है और s2 1 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ZJ माइनस CJ को फाइंड आउट करते हैं। CJ तो हमारा ऊपर लिखा हुआ है, x1 के लिए CJ, x2 के लिए सबके लिए CJ हमारे पास है। लेकिन ZJ क्या होता है, ZJ इक्वल टू होता है हमें पता है CB इंटू XJ। तो XJ क्या है, XJ यानी कि x1 x2 s1 s2। तो Z1 माइनस C1 क्या हो जाएगा, इस वाले x1 के लिए निकालेंगे तो होगा 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5 माइनस 1 माइनस CJ की वैल्यू यानी कि -1। सिमिलरली x2 के लिए निकालेंगे तो 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3 -4। सो फर्स्ट जो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल होता है हमें पता है कि उसमें जो हमारा वैल्यू होता है ZJ माइनस CJ का वैल्यू वो माइनस ऑफ CJ होता है। तो ये जो यहाँ पे
वैल्यू होती है उसी को माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे -4 0 0, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल 0 एंड जो CJ होगा वो माइनस यहाँ पे करके लिखते हैं। सो ये इनिशियल टेबल के लिए होता है, हम लोग जानते थे ये चीज़ को। ओके, अब क्या करेंगे, ZJ माइनस CJ देखते हैं कि ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। तो यहाँ पे ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नहीं है, यहाँ पे 2 निगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं, तो हमें किसी एक को चूज करना है और जो भी चूज होगा वो हमारा बेसिस में जाएगा। तो कैसे चूज करते थे, हमें मोस्ट निगेटिव देखना है। मोस्ट निगेटिव का मतलब है कि सबसे पहले तो ये निगेटिव का जो सिंबल है इसको हम लोग थोड़े देर के लिए इग्नोर करें। तो क्या बचा हमारे पास 1 एंड 4। सो 1 एंड 4 में मोस्ट मतलब बिग बड़ा कौन सा है, सो बड़ा है हमारे पास 4 और इसके साथ माइनस का सिंबल है, तो ये होगा हमारा मोस्ट नेगेटिव। ऐसा नहीं देखेंगे कि -1 इज ग्रेटर देन -1 इज ग्रेटर देन -4, सो ये ले लेंगे, ऐसा नहीं देखना है। नेगेटिव का सिंबल को पहले हमें इग्नोर करना है, फिर दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो उसको लेंगे क्योंकि उसके साथ माइनस का सिंबल है। तो ये बेसिकली इस तरीके से चूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -4 हम लोग चूज करेंगे, तो इसके साथ जो हमारा x2 का जो x2 वेरिएबल है ये हमारा बेसिस में जाएगा। एंड अब जो बेसिस से बाहर आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मिनिमम रेशियो निकालते हैं। मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं, बेसिकली xb डिवाइडेड बाई x2 करके, एंड x2 जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो xb ये है और जो हमारा अंदर जा रहा है उसको डिवाइड करते हैं x2, सो xb बाई x2, सो 7 डिवाइडेड बाई 4 एंड यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 3। सो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है हमारा 7 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कौन सा वेरिएबल के साथ है, S1 के साथ है। तो S1 बाहर आएगा, x2 एंटर करेगा एंड इसके बाद निकालते हैं हम लोग की एलिमेंट। तो की एलिमेंट क्या है, बेसिकली जो हमारा जो इंटरिंग वेक्टर होता है और जो आउटगोइंग वेक्टर होता है, इन दोनों के यानी कि x2 और S1 के इंटरसेक्शन में जो हमारा एलिमेंट होता है, जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं की वैल्यू यानी कि की एलिमेंट। इतना फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल को इम्प्रूव करते हैं और हम लोग यहाँ पे सेकंड टेबल बनाते हैं। सेकंड टेबल में भी सेम चीज़ हम लोग पहले इसको लिखेंगे, xp यहाँ पे x1 x2 S1 और S2, और ये जो CJ होता है ये हमेशा ऑलवेज सेम ही होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आता है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग चेंज नहीं करते। ओके, सो बेसिस में क्या एंटर करेगा, हमारा S1 बाहर आ रहा था, S1 को हमने सर्कल किया हुआ, S1 बाहर आएगा, x2 एंटर करेगा, सो x2 एंड नीचे क्या है S2। ओके, CB क्या होता है, कॉस्ट, तो x2 की कॉस्ट क्या है 4 है और S2 की कॉस्ट है 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाले वैल्यू को फिल करने के लिए हम लोग अपना प्रीवियस टेबल देखते हैं। प्रीवियस टेबल में हम लोग की एलिमेंट को देखते हैं। की एलिमेंट को हमें 1 करना है। 1 करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो की एलिमेंट का जो पूरा रो है उसको की एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब जो S1 का जो यहाँ पे रो है इसको हम लोग 4 से, क्योंकि 4 है की एलिमेंट, 4 से पूरे रो को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 4/4, ये 1 हो जाएगा। की एलिमेंट को 1 करना होता है इसलिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे होगा 7 डिवाइडेड बाई 4, ये 2/4 यानी 1/2, 4/4 मीन्स 1, ये 1/4 हो जाएगा और 0/4 मीन्स 0। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने की ये थी कि जो हमारा बेसिस में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो अंदर पे जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे था S1 S2, सो S1 S2 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो क्या है 1 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो यहाँ पर क्या है x2 और S2 है, सो x2 भी क्या होगा 1 0 और S2 क्या होगा 0 1। सो ये इसी फॉर्म में अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे होते हैं। तो इतना तक हमें वैल्यू पता चल गई। अब ये जो बाकी सारे जो वैल्यूज हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे क्योंकि वो काफ़ी इजी होता है और हम लोग इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ इस वाले पोजीशन के लिए वैल्यू चेक को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या है प्रीवियस वाला वैल्यू को देखेंगे, यहाँ पे 15 है, इस वाले वैल्यू को डायरेक्ट 4 से यानी कि की एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15 इंटू 4 यानी कि 60। क्या करते हैं हम लोग 15 इंटू 4 माइनस जो क्रॉस बनाना है हम लोग यहाँ पर ऐसे बना, अब इसके डायगोनल में कौन सा है, इसके अपोजिट में 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, तब ये क्रॉस बनेगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 21, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग की एलिमेंट से यानी कि 4 से। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 39/4। सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। इसको इस वाले वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 5 है, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, सो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 7/2। यहाँ पे भी वैसे करेंगे 4 इंटू 0
-3 × 1, माइनस का सिंबल है यहाँ पे, प्लस का सिंबल नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जहां का भी वैल्यू को निकालना है उस वैल्यू को पहले डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे की एलिमेंट से, उसके बाद जो बनेगा हमारा क्रॉस उसको बाद में उससे माइनस कर देंगे। ओके, ऐसा नहीं आगे पीछे नहीं करना है इसको। सो 4 × 0 -3 × 1 डिवाइडेड बाई 4, सो यहाँ पे आएगा वैल्यू -3/4। अब बारी है ZJ - CJ की फाइंड आउट करने का। सो सेम प्रोसेस, फर्स्ट के लिए होगा 4 × 1/2 प्लस 0 × 7/2 -1, सो यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारे पास 1, इसके लिए आएगी 0 1 0। सो ये ZJ - CJ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑल ZJ - CJ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑल ZJ - CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 है या तो 1 है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। अब मैंने यहाँ पे बोला ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिला है वो कहाँ पे मिला है, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है और x2 की वैल्यू क्या है। x1 हमारा बेसिस में देख सकते हैं कि है ही नहीं, तो x1 हो जाएगा 0 और x2 की वैल्यू क्या है 7 / 4। सो 7/4 हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, वो एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू जो है डेसिमल में क्या होगी 1.75। हमेशा हम लोग क्या करना है डेसिमल में, ये ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड में डेसिमल में हमें इसको निकाल लेना होता है। ओके, सो यहाँ पे मैक्स जेड की वैल्यू भी अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो मैक्स जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्वेश्चन में क्या है मैक्स जेड इक्वल टू x + 4x2, सो x1 + 4x2, सो वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे मैक्स जेड की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन तो आया ही नहीं, हमें बोला था इंटीजर सॉल्यूशन लाने के लिए, लेकिन हमारा एक ये तो ठीक है 0 आ रहा है, लेकिन जो x2 है वो तो हमारा जो है डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। इसको अब हम लोग को इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। हम लोग ऑप्टिमल बोल सकते हैं लेकिन इंटीजर नहीं बोल सकते, तो क्या करते हैं ना, ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड में हम लोग इसको अब ब्रांच करते हैं। अभी हम लोग इसको इसकी ब्रांचिंग करनी होगी, तो क्या करना होगा, हमें इसको 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना होगा, यही हमारा यहाँ पे रूल है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिस, तो अगर ऐसा होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है इंटीजर नहीं आता है तो हम लोग उसकी ब्रांचिंग करते हैं, तो यहाँ लिखे दिस प्रॉब्लम शुड बी ब्रांच्ड इनटू 2 सब प्रॉब्लम्स। सो क्या देखना होगा हमें, जैसे कि यहाँ पे x1 तो ठीक है, x1 0 आ रहा है, x2 हमारे डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम x2 को ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि x1 भी हमारा समथिंग 3/2 या 3/4 आता और x2 भी फ्रैक्शन में आता, दोनों फ्रैक्शन में आते, तब क्या करते, तब मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मैक्सिमम को चूज कर लेते, अदरवाइज आप दोनों में से किसी भी एक को चूज करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे x2 को लेना है। सो x2 इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं फॉर x2 इक्वल टू 1.75। अब देखना ये जो 1.75 है ये कौन से 2 इंटीजर के बीच में है। ये जो 1.75 आया है ये हमारा इंटीजर 1 और इंटीजर 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में हमारा 1.75 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 < x2 < 2, ये 1 और 2 के बीच में जो है हमारा x2 है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x2 < = 1, x2 > 2। x2 को जो हम लोग 1 से छोटा और 2 से बड़ा, इस तरफ की वैल्यू और इस तरफ की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशन हुए, एक हुआ x2 < 1 और दूसरा हुआ x2 > 2, या तो ये कंडीशन अदरवाइज ये कंडीशन। सो अब इन दोनों कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। सो यहाँ लिखती हूँ मैं अप्लाई, तो अप्लाइंग दीज 2 कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को हम लोगों को एलपीपी में यूज करना है और हम लोगों को 2 सब प्रॉब्लम मिलेगा। एलपीपी क्या है, एलपीपी हमारे पास ये है, क्योंकि इसी को हम लोग सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल लेते। अब ये 2 कंडीशन को हम लोग लिखेंगे, तो सब प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं सब प्रॉब्लम 1 और सब प्रॉब्लम 2। सब प्रॉब्लम 1 और सब प्रॉब्लम 2 में सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी हमारा एलपीपी था, जो भी बेस एलपीपी था इसके लिए जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो ये बेस एलपीपी है, इसको हम लोग दोनों को एज इट इज सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों पे यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो सेम हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा एलपीपी था लिखा है, इसके बाद जो 2 कंडीशंस आए हैं, एक में फर्स्ट कंडीशन को एक वाले एलपीपी में यहाँ पे ऐड करेंगे x2 < 1 एंड सेकेंड कंडीशन को दूसरे वाले सब प्रॉब्लम में हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड ये जो हमारा था x1, x2 > 0, ये तो हमारा एज इट इज वो रहेगा ही। ठीक है,
अब क्या हुआ, एक प्रॉब्लम से हम लोगों ने दो सब प्रॉब्लम की ब्रांचिंग कर दी, ये दो ब्रांच हो गए हमारे इसके मेन प्रॉब्लम के। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे वो सेम सिंप्लेक्स मेथड को यूज करके। अब यहाँ पे एक बात है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास दो डिसीजन वेरिएबल है x1 x2, तो भी मैं सिंप्लेक्स मेथड का यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दो डिसीजन वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे x3 भी रहता, तीन डिसीजन वेरिएबल दे देते और बोलते कि ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड से सॉल्व करने, तो उस केस में आप लोगों को सिंप्लेक्स मेथड ही यूज करना पड़ता, और अदरवाइज वहाँ पे ग्राफिकल मेथड यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दो है तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है मैं एक चार्ट बना लेती हूँ ताकि हमें पता रहे कि कौन सा सब प्रॉब्लम था और उसके कितने सारे ब्रांचेस हम लोगों ने बनाए हैं। सो गाइस, सिंप्लिसिटी के लिए जो है मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है जिसको हम लोग फॉलो अप करेंगे एंटायर द होल वीडियो। सो यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है ओरिजिनल प्रॉब्लम जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए थे, इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिखा है। जो सॉल्यूशन है वो था x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 7/2। इसका जो है हम लोगों ने यहाँ पे दो कंडीशंस था, x2 लेस देन इक्वल टू 1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन दोनों कंडीशन को हम लोगों ने क्या किया, दो सब प्रॉब्लम्स में जो है हम लोगों ने डिवाइड किया, सब प्रॉब्लम 1 सब प्रॉब्लम 2। सब प्रॉब्लम 1 में ये जो इसका प्रॉब्लम था ओरिजिनल प्रॉब्लम को लेकर के एक एंड में ये कंडीशन लगा दिए x2 लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। सो सब प्रॉब्लम 1 को भी हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे गाइस। सो आप लोग से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, सब प्रॉब्लम 1 जो था हमारा, हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है। आप लोग भी इसको पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो ये जो हमारा आंसर आया है यहाँ पे सेम जो है सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया है। तो आंसर है हमारे पास 3/2 x1 के लिए और 1 x2 के लिए। तो x2 तो ठीक है, 1 आ रहा है, इंटीजर है, लेकिन अगेन हम लोग देखेंगे x1 जो है हमारा फिर से 3/2 यहाँ पे आ रहा है, जो कि फ्रैक्शन वैल्यू है। सो फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग फिर से इसको ब्रांच करेंगे। एंड इसके साथ ही हमारे पास जो यहाँ पे हमारा चार्ट था उसमें भी हम लोग इसके सॉल्यूशन को लिख देते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। x1 इक्वल टू है 3/2 और x2 इक्वल टू है 1, ठीक है। अब ये क्या होगा, हम लोग इसको ब्रांच करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं दिस। तो वैसे ही लिखा है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ब्रांच किया था, दिस सब प्रॉब्लम शुड बी ब्रांच्ड इनटू 2 सब प्रॉब्लम। यहाँ पे भी वैसे लिखा है क्योंकि ये एक सब प्रॉब्लम था इसलिए लिखा दिस सब प्रॉब्लम शुड बी ब्रांच्ड इनटू 2 सब प्रॉब्लम अगेन। सो किसके लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये इंटीजर है तो x1 के लिए करेंगे। सो x1 इक्वल टू 3/2, इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 1.5। ओके, सो 1.5 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 1.5 किन दोनों इंटीजर के बीच में है, 1.5 आता है 1 और 2 के बीच। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 लेस देन x1 लेस देन 2। सो 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो अगेन क्या करेंगे, 1 से लेस और 2 से ग्रेटर का हम लोग जो भी हमारा वैल्यू रहेगा उसको लेंगे। सो x1 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 कॉमा x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x1 का ये कंडीशन हमारे पास आया है। अब जो भी हमारे पास इसका सब प्रॉब्लम बनेगा उसमें एक ये और एक ये लिख करके हम लोग रखेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब प्रॉब्लम। तो 1 और 2 तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, सब प्रॉब्लम 1 सब प्रॉब्लम 2। 1 को हम लोगों ने सॉल्व किया, 2 को अभी तक सॉल्व नहीं किया तो इसको भी करना है। लेकिन 1 जो है हम लोग सॉल्व करने पे देखे यहाँ पे फ्रैक्शन आया, तो फिर से इसको जो हम लोग दो सब प्रॉब्लम में जो है हम लोग डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जो हमारे इस सब प्रॉब्लम का जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ओरिजिनल प्रॉब्लम मतलब ये नहीं जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था वो नहीं है। ओरिजिनल प्रॉब्लम मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है ये कौन सा एलपीपी का है, तो ये सॉल्यूशन सब प्रॉब्लम 1 का है। तो ये जो सब प्रॉब्लम 1 है उन दोनों को हम लोग को यहाँ पे कॉपी करना है। ओके, इसको हम लोग दोनों को कॉपी कर दिया। ये साथ में जो ये कंडीशन था नीचे वाला उसको भी हमें लिखना है। ये लिखने के बाद जो हमारा दो कंडीशन आए ये दोनों x1 लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे पहले में ऐड करेंगे x1 लेस देन इक्वल टू 1। जो दूसरा कंडीशन है
वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब अगेन ये हमारा जो है दो सब प्रॉब्लम, दो अलग अलग एलपीपी बन के आए, इन दोनों को भी हमें सॉल्व करना है और साथ ही में हमारे पास जो ये सब प्रॉब्लम 2 था इसको भी सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सब प्रॉब्लम 2 को। सो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है सब प्रॉब्लम 1 के लिए। मैं एंड में भी आप लोगों को इसको अच्छे से दिखा दूंगी। अभी सब प्रॉब्लम 2 को सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है हम लोग इसको पहले अपडेट भी कर लेंगे। यहाँ पे क्या था हमारे पास सब प्रॉब्लम 1 जो है हमारे अगेन दो सब प्रॉब्लम्स में जो है डिवाइड हुआ। उसकी कंडीशन क्या थी, x1 जो है लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे दो कंडीशन, x1 लेस देन इक्वल टू 1, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे दो कंडीशंस लिखे हैं एंड दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, ये चीज़ जो है सब प्रॉब्लम 1 के लिए जो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम था वो क्या था, जो मेन प्रॉब्लम। लेकिन सब प्रॉब्लम 3 के लिए जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होगा वो होगा सब प्रॉब्लम 1। तो इसको कॉपी करेंगे एंड एंड में हम लोग जो है ये कंडीशन को लिख देंगे। इससे कॉपी नहीं करना है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अदरवाइज ये काफ़ी इजी है ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड। आप लोग एक बार सिंप्लेक्स मेथड और बिगेम मेथड जो है अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व ही करना है एंड एंड में बस आपको अगर इंटीजर नहीं आए तो उसको दो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करना है। दैट्स इट। सो अभी हम लोग यहाँ पे सब प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों को भी हम लोग सॉल्व करना है। तो सब प्रॉब्लम 2 क्या था हमारे पास, सब प्रॉब्लम 2 है हमारे पास ये वाला। ओके, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस आप लोगों को पता होगा एक बिगेम मेथड बोल के एक हमारे पास मेथड होता था, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो बिगेम मेथड अगर आप लोग को याद होगा तो इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्यों बिगेम मेथड, क्योंकि यहाँ पे जो x2 जो है, जो थर्ड कंस्ट्रेंट है हमारा, वो जो कंस्ट्रेंट है उसमें हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है। सो ग्रेटर देन एक सेकेंड, ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 2 था हमारे पास, या ओके। सो ग्रेटर देन का सिंबल है, बाकी सब में लेस देन का सिंबल था। हम जानते हैं हम लोग कि लेस देन के सिंबल में जो है स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं एंड जब हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल होता है ना तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, सरप्लस वेरिएबल को माइनस करना होता है एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना होता है। सो इसको देखते हैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग कैसे इसमें कन्वर्ट करते हैं। सो मैक्स जेड इक्वल टू x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू, यहाँ पे फर्स्ट कंस्ट्रेंट में हमारे पास लेस देन का सिंबल है सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2x1 प्लस 4x2 प्लस s1 इक्वल टू 7। सेकेंड भी हमारे पास है लेस देन का सिंबल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 3x2 प्लस s2 इक्वल टू 15। थर्ड जो है हमारे पास उसमें ग्रेटर देन का सिंबल है। सो ग्रेटर देन के सिंबल में क्या करते हैं हम लोग, x2 माइनस s3। ये माइनस s3 क्या है, ये एक सरप्लस वेरिएबल है। सरप्लस वेरिएबल इसको नाम दिया गया इस वेरिएबल को क्योंकि ये निगेटिव के सिंबल के साथ है। इसको माइनस करेंगे एंड प्लस a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं अगर ग्रेटर देन का सिंबल रहा तो। सो माइनस करेंगे एक वेरिएबल को और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करके इक्वल्स टू 2 लिख देंगे। अगर आप लोग को बिगेम मेथड नहीं पता है और आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो मेरी बिगेम मेथड वाली वीडियो वहाँ पे एक बार जाके उसको देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। नाउ बस अभी के लिए इतना समझते हैं कि ग्रेटर देन का सिंबल रहा तो यहाँ पे एक सरप्लस वेरिएबल को माइनस करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इन सबको यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी कराना होगा, 0s1 0s2 और 0s3। सो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स की जो कॉस्ट है, ये दोनों स्लैक वेरिएबल, s3 सरप्लस वेरिएबल, इन दोनों की कॉस्ट जो है 0 होती है एंड जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है इसकी कॉस्ट जो है -m होती है। अब ये -m क्या है, अच्छा पहले m क्या है, m जो है एक बहुत ही लार्ज वैल्यू है, बहुत ही लार्ज नंबर है। सो माइनस लगा के लिखे, इसका मतलब -m क्या होगा, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। सो गाइस कुछ नहीं है यहाँ पे, जो जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोगों को। ऐसा नहीं कि बिगेम मेथड है तो कुछ ज़्यादा कुछ बहुत ही बड़ा कुछ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम जो हम लोग पहले करते आए हैं वही करना है। बेसिस में हम लोग क्या लिखेंगे, s1 s2। अब यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो सरप्लस वेरिएबल है ना वो सरप्लस वेरिएबल बेसिस में नहीं जाता है, उसके साथ जो आर्टिफिशियल वेरिएबल पॉजिटिव साइन के साथ है ना वो हमारा बेसिस में जाता है बस। स्लैक वेरिएबल अंदर गया s1 s2, सरप्लस जो है नेगेटिव सिंबल के साथ है ये नहीं जाएगा, a1 जाएगा। ठीक है, अब सबकी कॉस्ट को लिखना है। अच्छा यहाँ पे तो मैंने a1 लिखा ही नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे a1 लिख देती हूँ मैं। ठीक है,
इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे A1 के लिए नहीं बनाया हुआ था। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल से सब लिख लिया और A1 की कॉस्ट क्या है -m, सो -m को भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये 0 0 और ये -m। XB की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं 7 15 एंड 2। ठीक है, बाकी ये वाली जो वैल्यूज है यहाँ पर इसको लिखेंगे। सो 2 4 5 3 0 1 और ये हो जाएगा 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 और ये 0 0 1। ओके, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ZJ माइनस CJ। ये होगा यहाँ पे ध्यान से जो है ZJ माइनस CJ को निकालना है, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में तो मैंने बोला था कि जो फर्स्ट टेबल होता है ना वो -CJ ही हम लोग ZJ माइनस CJ की वैल्यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो CB का वैल्यू है ना ये A1 जो आता है इसमें -m आता है, तो इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ वैल्यूज आएगा, तो इसको यहाँ पे ZJ माइनस CJ को ध्यान से फाइंड आउट करना है। वेल फॉर्मूला जो है बस सेम ही है, पहले XB इंटू CB करेंगे और माइनस CJ कर देंगे। सो 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5 प्लस -m इंटू 0 माइनस ऑफ 1, सो ये वाला तो -1 ही आएगा। सेकेंड वाला करेंगे सो -m -4, सो -m -4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 0, ये -m इंटू -1 यानी कि +m -0 यानी कि m, और इसके लिए भी सेम करेंगे -m इंटू 1 -m माइनस ऑफ -m यानी कि +m, सो -m +m 0। ठीक है, अब जो ZJ माइनस CJ है उसमें से फाइंड आउट करना है कि सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। सो यहाँ पे तो दिख रहा है कि नहीं है, तो कौन सा मोस्ट निगेटिव है ये फाइंड आउट करना है इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों निगेटिव आया। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, -m के केस में हम लोग को देखना है कि जो ये -m है ना, ये हमें पहले ही हम लोग जानते हैं कि m क्या है, बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू है, और -m क्या है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगा। तो ये जो है हमें मोस्ट निगेटिव निकालना है। हमें कैसे निकालते थे मोस्ट निगेटिव, सिंपल, जो पहले करते थे वही करेंगे। पहले तो निगेटिव का साइन को हम लोग साइड हटा देंगे, ये दोनों निगेटिव में, तो क्या है m+4 और ये 1। सो m+4, अगर m बहुत बड़ा वैल्यू है तो m+4 भी बहुत बड़ा वैल्यू होगा, और उसके साथ निगेटिव का सिंबल है, तो इसका मतलब ये जो है x2 ये हमारा जो है बेसिस के में एंटर करेगा, क्योंकि ये हमारा मोस्ट निगेटिव है। अब इसके साथ हम लोग मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो में आएगा XB डिवाइडेड बाई x2, सो 7/4 15/3 एंड 2/1। इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 7/4, तो ये जो हमारा x1 का जो हमारा रो है ये हमारा S1 बाहर आएगा और x2 एंटर करेगा। सेकंड टेबल यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। सो सेकंड टेबल भी सेम बनेगा, CB B XB x1 x2 s1 s2 s3 a1। ओके, 1 4 0 0 0 -m। ओके, अब बेसिस में क्या करना है, S1 बाहर जाएगा, x2 एंटर करेगा, सो x2 एंटर कर रहा है, S2 उसके नीचे और A1 उसके नीचे। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये थोड़ा सा बिग एम मेथड के टाइप का है, तो इसीलिए मैं इसको पूरा सॉल्व कर रही हूँ। अगर सिंप्लेक्स मेथड होता तो मैं इसको फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर देती। ठीक है, तो x2 जो है यहाँ पे होगा 4, इसकी कॉस्ट है, S2 है यहाँ पे 0 और A1 जो है ये -m है, सो 4 0 -m। एंड यहाँ पे क्या है, हम लोग को ये भी देखना है कि यहाँ पे जो है की एलिमेंट क्या था हमारे पास 4। ठीक है, सो की एलिमेंट हमारे पास 4 है, तो इसको 1 करना है, तो इस पूरे रो को 4 से डिवाइड करेंगे, 7/4 2/4 यानी कि 1/2, ये 1 1/4 0 0 0। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो बेसिस में वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो x2 क्या होगा 1 0 0, S2 होगा 0 1 0 एंड A1 होगा 0 0 1। ठीक है, एंड बाकी सारे वैल्यूज को निकालने के लिए सेम जो हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल था वो अप्लाई करेंगे एंड वैल्यूज को निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 15 है, इस वाले वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे 15 है, इसको डायरेक्ट 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15 इंटू 4 -7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई की एलिमेंट यानी कि डिवाइड बाई 4। सो अब वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग को आएगा 39/3 1/4 7/2 -1/2 -3/4 -1/4 और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आएंगी 0 0 -1। ठीक है,
अब यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे को सेम रूल से मतलब सेम फार्मूला को यूज करेंगे, सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे, सो 4 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 7/2 प्लस माइनस एम इंटू 1/2। इसी तरीके से x2 s1 s2 s3 a1 सबके लिए करेंगे। सो यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारे पास m/2 प्लस 1, ये 0, ये m/4 प्लस 1, s2 के लिए वैल्यू आएगी 0, इसके लिए m और इसके लिए 0। सो यार देख लेना थोड़ा सा यहाँ पे इधर चला गया। सो s2 के लिए 0, s3 के लिए m, a1 के लिए 0। सो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अब सिंस ऑल जेड से माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि m जो है एक लार्ज वैल्यू है। सो m/2 प्लस 1 करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, लेस देन 0 तो होने का चांस है नहीं। यहाँ पे भी m है लेकिन m/4 प्लस 1, ये भी पॉजिटिव है और ये भी प्लस m है, और ये 0 0 तो यहाँ पे इक्वल टू तो 0 बोला ही है, तो जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एन आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है a1 इन द बेसिस, ये क्या है हमारे बेसिस में है, इज एट पॉजिटिव लेवल। मतलब ये है कि हमारे पास जो बेसिस में है अभी भी a1 प्रेजेंट है और उसकी वैल्यू भी हमारे पास 1/4 है, ये हमारा बेसिस से बाहर नहीं गया है। सो इसका मतलब क्या होता है ना, अगर जब भी ऐसा सिचुएशन रहे कि a1 बाहर नहीं गया लेकिन हमारा जेड जे माइनस सी जे सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ चुका है, तो उस केस में बोलेंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये जो हमारा एलपीपी था, ये जो है एक नो फिजिबल सोल्यूशन है। सो यहाँ पे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट नो फिजिबल solution. So this सब प्रॉब्लम, ये क्या था, सब प्रॉब्लम 2 था, तो दिस सब प्रॉब्लम इज ड्रॉप्ड। सो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको आगे ब्रांच नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये इनफिजिबल सॉल्यूशन का केस आ गया है, तो ये यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देंगे, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब जो हम लोग यहाँ पे जो ये सब प्रॉब्लम 2 का जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख देना है। तो सब प्रॉब्लम 2 में क्या आया, इनफिजिबल सॉल्यूशन। सो इनफिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे। सो इसका मतलब अब इसका हम लोग ब्रांचिंग नहीं करेंगे, यहीं पे स्टॉप हो गया। अब नेक्स्ट है सब प्रॉब्लम 3, सब प्रॉब्लम 4, इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है एंड इसका जो हम लोग को वैल्यू है x1 x2 की, वो वैल्यूज को फाइंड आउट करके इसको निकालना है। सो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं सब प्रॉब्लम 3 को। सो गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सब प्रॉब्लम 3 था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ पर हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बना, ये हमारा बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड यहाँ पे यूज हुआ है। सो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग कि जो हमारा जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में, एंड x1 की वैल्यू आई है 1 और x2 की भी वैल्यू यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं कि 1 आया है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाले सब प्रॉब्लम में हमें इंटीजर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है। सो सब प्रॉब्लम 3 का जो भी सॉल्यूशन आया उसको हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल्स टू 1। सो अगर इंटीजर सॉल्यूशन आ गया तो इसको भी अब हम लोगों को जो है आगे ब्रांचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे एंड सब प्रॉब्लम 4 को सॉल्व करेंगे। सो सब प्रॉब्लम 4 यहाँ पे ये है, इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सब प्रॉब्लम 4 में भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के टाइम पे यहाँ पे भी बिग एम मेथड का यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है तो एक सरप्लस वेरिएबल को माइनस करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं अपना।
सो गैस यहाँ पे जो है हम लोगों ने अपना जो सब प्रॉब्लम 4 था उसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारा जो ZJ माइनस CJ है वो सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया है। M-1 जो है, ये एक M जो था वो पॉजिटिव नंबर था, माइनस उसमें से अगर 1 कर देंगे तो भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, हमारे पास x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 3/4। ठीक है, तो x1 2 x2 3/4 की वैल्यू आए। लेकिन अगेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये सॉल्यूशन जो है वो तो हमारा ऑप्टिमल है, लेकिन फिर भी इंटीजर सॉल्यूशन नहीं है। तो इंटीजर सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग करते हैं। सो यहाँ लिख देंगे, सो इसको ब्रांच करेंगे फॉर x2 इक्वल टू 3/4। 3/4 मतलब होता है 0.75। सो 0.75 जो है वो हमारे कौन से दो इंटीजर के बीच में, 0 और 1 के बीच में हमारा 0.75 आता है, जो कि हमारी x2 की वैल्यू। सो 0 लेस देन x2 लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में। फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे, x2 लेस देन इक्वल टू 0 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इसके इधर वाला और इसके इधर वाले दोनों कंडीशन को ले लेंगे एंड हम लोग इसको अगेन सब प्रॉब्लम में जो है डिवाइड करेंगे। उसी के साथ साथ जो है हम लोग क्या करना होता है, हमें हमारा जो है ये चार्ट जो हमने बनाया था इसको भी फिल करना होगा। तो सब प्रॉब्लम 4 जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये था हमारा सब प्रॉब्लम 4, स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आया। तो क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू आई, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, x1 की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से 2 और x2 का वैल्यू आया 3/4। अब 3/4 क्या है, हमारा जो है फ्रैक्शन है, तो इसको दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है कि जो सब प्रॉब्लम 4 था उसके दो कंडीशंस थे, तो उसको जो हम लोगों ने डिवाइड किया वो हुआ हमारा सब प्रॉब्लम 5 एंड सब प्रॉब्लम 6। सो इन दोनों सब प्रॉब्लम का ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है, सब प्रॉब्लम 4। सो इसको हम लोगों ने पहले सेम कॉपी किया एंड एंड में जो है हम लोगों ने लास्ट कंस्ट्रेंट जो है फर्स्ट यहाँ से x2 लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या किया, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है लास्ट में एंड में ऐड कर दिया। अब सब प्रॉब्लम 5 सब प्रॉब्लम 6 को सॉल्व करेंगे एंड सॉल्यूशन निकालेंगे। सो पहले सब प्रॉब्लम 5 को सॉल्व कर लेते हैं। सो गैस यहाँ पे जो है हम लोगों ने अपना ये जो सब प्रॉब्लम 5 था उसको भी सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टेबल, सेकेंड टेबल, थर्ड टेबल एंड फोर्थ टेबल, यहाँ पे जो हमारे पास है जो है 4 टेबल बनी है और इसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो है ZJ माइनस CJ। यहाँ पे इस वाले टेबल में सारा जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है 0। सो ये दोनों जो है हमारा इंटीजर है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग आगे जो है हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे आगे फर्दर सब प्रॉब्लम्स में। सो ये जो था हमारा सब प्रॉब्लम 5 था। सो 5 से हमारा जो सॉल्यूशन निकल करके आया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सब प्रॉब्लम 5 से आया हमारे पास x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 0। ठीक है, x1 3 x2 0। सो ये भी हमारा स्टॉप हो जाएगा, इसको डिवाइड नहीं करना है। लास्ट हमारा अभी सब प्रॉब्लम 4 है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारा जो है सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सो गाइस ये हमारा सब प्रॉब्लम 6। सो सब प्रॉब्लम 6 को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो दो है फर्स्ट एंड सेकेंड कंस्ट्रेंट ये तो ओके है। थर्ड कंस्ट्रेंट है हमारे पास x2 लेस देन इक्वल टू 1।
ठीक है। एंड जो फिफ्थ कंस्ट्रेंट है वो हमारे पास x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो पॉसिबल है क्या कि x2 जो है लेस देन इक्वल टू भी 1 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू भी 1 हो, तो ये गाइस ये पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि दिस सब प्रॉब्लम हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन। सो नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये चार्ट था इसमें भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नो फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, सो अब हम लोग इस चीज़ को ध्यान से अगर देखें तो ओरिजिनल प्रॉब्लम था, दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हुआ। डिवाइड कब होता है? डिवाइड उस केस में होता है जब हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल करके आता है। जैसे यहाँ पे सब ओरिजिनल प्रॉब्लम में यहाँ पर इस वाले केस में हमारे पास आया था ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बट जो सॉल्यूशन आया था वो हमारे इंटीजर नहीं था। तो अगर सॉल्यूशन इंटीजर नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि वो कौन से दो इंटीजर के बीच में है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं एंड उसके बाद इस तरीके से लिखते हैं। और उसके बाद जो ये ओरिजिनल प्रॉब्लम था इसको हम लोग दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं। सेम चीज़ को लिख के नीचे ये जो है कॉन्स्टेंट एक इसमें और एक इसमें लगा देते हैं। फिर इसको चेक करेंगे हम लोग कि ये जो सब प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से जो है ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल आया बट इंटीजर वैल्यू नहीं आया। तो इंटीजर नहीं आया तो देन फिर से हम लोग इसको डिवाइड किए दो सब प्रॉब्लम्स में। एक में हम लोग इन दोनों के लिए जो अब ओरिजिनल प्रॉब्लम था अब ये हो गया, इस प्रॉब्लम को सेम कॉपी किए एंड एंड में हम लोग एक में ये एंड x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ पे ये लगा दिए। और यहाँ पे क्या देखिए ये हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन का केस आया। तो जब इनफिजिबल सॉल्यूशन है तो हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। फिर ये जो दो सब प्रॉब्लम था 3 एंड 4 इसको भी सॉल्व किए। सो 3 को सॉल्व किए तो हम लोग देखें कि x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू भी 1 आ रहा है। तो जब दोनों 1 ही आ रहा है तो ये तो इंटीजर सॉल्यूशन है, तो यही तो हमें लाना था। तो इसको और आगे भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ये यहीं पे हम लोग का ड्रॉप हो गया। सब प्रॉब्लम 4 को सॉल्व किए तो हम लोग देखें यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्रैक्शन वैल्यू आए। तो फ्रैक्शन वैल्यू है तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या किए फिर से इसको डिवाइड किए। तो 5 जो है सब प्रॉब्लम 5 में हम लोग क्या देखें, यहाँ पे इंटीजर सॉल्यूशन आया 3 एंड 0, बट सब प्रॉब्लम 6 में नो फिजिबल सॉल्यूशन हमारा आया है। तो ये भी अब आगे डिवाइड नहीं होगा एंड ये वाला जो है सब प्रॉब्लम 6 वो भी डिवाइड नहीं होगा आगे हमारा ब्रांचेस में। सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लोग एग्जाम में भी इस तरीके से लिख सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए। एंड यस मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 डिसीजन वेरिएबल है। तो आप लोग चाहे तो ग्राफिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 जो है 3 या 3 से ज़्यादा अगर डिसीजन वेरिएबल दे देगा x3 x4 समथिंग ऐसे, तो उस केस में आप लोगों को सिंप्लेक्स मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर 2 डिसीजन वेरिएबल है तो आप लोग ग्राफिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सा सॉल्यूशन है, ये तो इनफिजिबल सॉल्यूशन है, ये तो ठीक है नहीं लेंगे। यहाँ पे भी जो है हमारा ये जो सॉल्यूशन था इसमें इंटीजर वैल्यू आ रहा था, सॉरी इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा था, इसको भी छोड़ देंगे। तो इंटीजर वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे या इस वाले में सब प्रॉब्लम 3 में हमारा इंटीजर वैल्यू आ रहा है x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे हमारा जो सब प्रॉब्लम 5 है इसमें भी आ रहा है x1 इक्वल टू 3 x2 इक्वल टू 2। सो इन दोनों में से यानी कि सब प्रॉब्लम 3 एंड सब प्रॉब्लम 5 में से कौन सा जो है हमारा ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अपना जो क्वेश्चन था वो देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ से जो हमारा ये मेन क्वेश्चन था इसमें क्या बोला था, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस 4x2। सो क्या करेंगे ना हम लोग यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे z की वैल्यू। सो इस केस में जो है हमारा z का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ पे ही यहीं पे मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ कि z की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इसको पुट करते हैं x1 और 1 x2 1 इन दोनों को इसमें पुट करते हैं। सो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5। सो यहाँ पे तो z की वैल्यू आएगी 5 एंड इस वाले में सब प्रॉब्लम 5 में इसमें z की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पुट करते हैं x1 यानी कि 3 प्लस 4 इंटू 0 यानी कि 3। ओके, सो यहाँ पे z का वैल्यू आया 5 और इस केस में z की वैल्यू आई 3। क्वेश्चन में हमारा है मैक्सिमाइज z। सो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन है। तो 5 एंड 3 में से मैक्सिमम हमारा ये 5 है। सो सब प्रॉब्लम 3 जो है इसका सॉल्यूशन क्या है, x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू 1। सो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू 1 ये हमारा ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखा है कि अमंग द अवेलेबल इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन द बेस्ट इंटीजर कंडीशन और द बेस्ट इंटीजर सॉल्यूशन इज गिवन बाय सब प्रॉब्लम 3 एंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू 1 एंड मैक्स z इक्वल टू 5। सो ये है हमारा सॉल्यूशन जो कि है इस क्वेश्चन का।
सो एक बार मैं फिर से जो है आप लोगों को सारा जो मैंने सॉल्व किया है सारे पेजेस वो दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान से कॉपी कर लेना, ओके। क्योंकि सॉल्यूशन जो है हमारा यहीं से आ रहा है। बाकी आप लोगों को सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड और बिग गेम मेथड इन सब चीज़ों का जो है अच्छे से नॉलेज होगा तो आप लोग इस ब्रांच एंड बॉन्ड के मेथड को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो एक बार मैं फिर से जो है अपने सारे पेजेस को दिखा देती हूँ। सो ये है हमारा स्टार्टिंग जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था वो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास थी। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 2 टेबल बनी। एंड यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन आया था वो इंटीजर नहीं था, 7/4 था। उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया 1.75। 1.75 जो है कौन से 2 इंटीजर के बीच में था, 1 और 2 के बीच में। और ये किसकी वैल्यू थी, x2 की वैल्यू। तो क्या किया, x2 लेस देन इक्वल टू 1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करके 2 सब प्रॉब्लम में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। एंड जो भी हमारा प्रॉब्लम था उसके नीचे ये वाले कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर दिए। सो पहले हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट थी, ये फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। अब ये थर्ड वाला जो हम लोगों ने ऐड किया तो अब सब प्रॉब्लम 1 के पास 3 कंस्ट्रेंट हो गई एंड सब प्रॉब्लम 2 के पास भी 3 कंस्ट्रेंट हो गए। अब इन दोनों को भी हम लोग को सॉल्व करना था। सो ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम 1। इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो इससे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी जो है इसमें भी हमारा जो वैल्यू आ रहे थे वो इंटीजर में नहीं आ रहे थे, फ्रैक्शन में आ रहे थे। तो इसको फिर से हम लोगों ने सब प्रॉब्लम्स में जो है डिवाइड किया। तो यहाँ पे जो 1.5 था इसको दो पार्ट में डिवाइड करके सब प्रॉब्लम 3 एंड सब प्रॉब्लम 4 आया। और इसके बाद इन दोनों को भी हमें सॉल्व करना था। तो पहले हम लोगों ने सब प्रॉब्लम 2 को सॉल्व किया है। यहाँ पर सब प्रॉब्लम 2 है। सो सब प्रॉब्लम 2 को जब सॉल्व किया तो यहाँ पे देखा कि A1 का जो है हमारा ये पॉजिटिव लेवल पे आ रहा है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। बट हमारा जो ZJ माइनस CJ था वो सारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ चुका था। तो इस केस को बोलते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि नो फिजिबल सॉल्यूशन वाला केस। सो ये जो सब प्रॉब्लम 2 था ये यहीं पे हम लोगों ने स्टॉप कर दिया, आगे फर्दर इसको हम लोगों को ब्रांच नहीं करना था, ठीक है। फिर सब प्रॉब्लम 3 को सॉल्व किए। सब प्रॉब्लम 3 को भी हम लोगों ने जो है सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई थी वो थी x2 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1। सो यहाँ पे जो था वो दोनों ही इंटीजर आ रहा था तो इसको भी हम लोगों को आगे ब्रांचिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। जब सब प्रॉब्लम 4 को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे ग्रेटर दैन का सिंबल है, सो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए। सो जब भी हम लोग कोई कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं ना तो वो एक एक करके वेरिएबल बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। सो 4 हमारे पास कंस्ट्रेंट है। सो फर्स्ट के लिए लेस देन एंड लेस देन। सो फर्स्ट 3 के लिए तो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, S1 S2 S3 एंड फोर्थ वाले के लिए सरप्लस वेरिएबल। सो हर एक जो केसेस में जो है हमारे पास एक वेरिएबल जो है बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी। सो 4 जो है हम लोगों ने सॉल्व किया, सब प्रॉब्लम 4। सो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होके आया। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि हमारा इंटीजर सॉल्यूशन जो है वो नहीं आया था। इंटीजर सॉल्यूशन लाने के लिए हम लोग फिर से इस सब प्रॉब्लम 4 को 2 पार्ट में डिवाइड किए, सब प्रॉब्लम 5 एंड सब प्रॉब्लम 6। सो सब प्रॉब्लम 5 का सॉल्यूशन ये यहाँ पर है। ये यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आया, x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 0। ये है सब प्रॉब्लम 5 का सॉल्यूशन। एंड सब प्रॉब्लम 6 को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो है नो फिजिबल सॉल्यूशन का केस है। सो इसको भी सॉल्व करके आप लोग एक बार देख ही लेना, सो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सब प्रॉब्लम 6 भी हो गया। एंड लास्ट में हम लोग को क्या करना है वो 1 सेकेंड, मेरा पेज सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने एक इस तरीके से चार्ट बनाया ओरिजिनल प्रॉब्लम एंड सब प्रॉब्लम्स का। सो जो भी हमारे पास इंटीजर वैल्यूज आए थे जहाँ जो भी सब प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम से, सो उसको हम लोग क्या करेंगे उसमें से z की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे जो सब प्रॉब्लम 3 था इसमें इंटीजर सॉल्यूशन आ रहा था, x1 1 और x2 भी 1 इंटीजर सॉल्यूशन आया, z की वैल्यू फाइंड आउट किए। सब प्रॉब्लम 5 से भी इंटीजर सॉल्यूशन आ रहा था, इससे भी z की वैल्यू फाइंड आउट किए। और क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम z बोला था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन। तो इन दोनों में से हमारा 5 मैक्सिमम था। सो 5 को हम लोग ले लिए एंड हम लोग यहाँ पे लिख दिया अमंग द अवेलेबल इंटीजर सॉल्यूशन सब प्रॉब्लम 3 गिव्स द बेस्ट सॉल्यूशन। सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 1, x2 1 एंड मैक्सिमम मैक्स z की वैल्यू जो है 5। सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड का। होप सो आप लोगों को ये चीज़ जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। एंड अगर आप लोगों ने
कुछ भी चीज़ को अगर ऐसा लगा होगा कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं एंड समथिंग, सो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। एंड यस, ये वाला जो पूरा जो मेरा सॉल्यूशन आया है इसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से जाकर के इसको फिर से देख सकते हैं। ओके गाइस, सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। एंड अगर अभी तक आपने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।